नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। देखिए, सांप्रदायिकता क्या बीजेपी को लोकसभा जिताती है? जानिए क्या कहता है भारत का इतिहास। जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से उसमें 2 गुट है। जैसे कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उनके साथ में थे लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि बराबर हिंदू मुस्लिम करते थे। और अभी भी वही बात है। इसका नतीजा क्या हुआ कि अभी जयपुर में एक पुलिस वाला 3-3 आदमी की हत्या कर देता है और उसके लाश पे चढ़ के उसका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ। ये आप समझिए कि हमारा समाज किधर जा रहा है। क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके ही जीतती है? अभी 2024 में चुनाव है और बिहार में 2025 में चुनाव है, तो आप ये अंदाज़ा लगाइए। और एक समाज सेवी है, उनका नाम है निशांत वर्मा। वो इस पे पूरी गंभीरता से आपको समझा रहे हैं। छोड़ जाते हैं उनके वीडियो के साथ। और जो ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। लेकिन कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें। धन्यवाद। चर्चाएं चल रही हैं फिजा में कि गुलिस्तां उजाड़ने कौन आया है। फिर 2023 में हिंदू मुसलमान वाद करके शायद लोगों में डर का माहौल तो ना सही, भ्रम का माहौल फैलाने की कहीं कोई कोशिश तो बड़ी कर रहा है। लेकिन जिन्हें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता के आधार पे पोलराइजेशन की राजनीति कर रही है 2024 को लक्ष्य मान के, आइए उन लोगों को मैं कुछ छोटी बड़ी पहले जानकारियां दे दूं। इससे अंत में आपको ये साफ होगा कि क्या इस सांप्रदायिकता से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होना है या नुकसान होना है। आइए इसकी छोटी सी चर्चा कर लें। सबसे पहली चीज, सांप्रदायिकता एक बहुत बुरी चीज है और भारतीय जनता पार्टी समय अनुसार सीख चुकी है कि सांप्रदायिकता से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा और बेहतर है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, प्रवक्ता और चुटपुंजिए फॉलोअर्स इस बात को नहीं समझ पाए हैं। मोदी जी समझ चुके हैं, शायद योगी जी जैसे लोग अभी भी सीख रहे हैं। कोई बात नहीं, आइए इतिहास में छोटा सा एक नज़र डाल करके ये देखा जाए कि सांप्रदायिकता ने भारतीय जनता पार्टी को क्या आज तक मदद की है, जो अब करेगी जब हम लोकसभा की बात करते हैं। पहले तो हम लोग ये समझ लें कि 2016 से लेकर के 2020 तक भारत सरकार के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि करीब 2.25 लाख दंगे इन 4 सालों में, यानी 2016 से लेकर 2020 के बीच में भारत में हुए। कितने? 2.25 लाख दंगे, जिसमें 3,300 से ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए। तो पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के काल में, शासनकाल में, मोदी राज में ऐसा नहीं होता है कि देश में दंगे नहीं होते और खास करके सांप्रदायिक दंगे नहीं होते। अभी 21, 22, 23 की तो हमने बात नहीं करी है, लेकिन ये उदाहरण भारत सरकार का सरकारी आंकड़ा देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मन से तो हम बात करेंगे नहीं। अब आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में जो नई इमारत बनाई है, मोदी जी स्वागत अपना उद्घाटन करने चले गए थे, उसमें लोकसभा में 888 सीटें हैं, 888, जबकि वर्तमान लोकसभा के अंदर 543 सीट्स होती हैं। वो जो 2 एंग्लो इंडियन वाली सीटें थीं जो रिजर्व थी, वो तो 2020 में ही ख़त्म कर दी गई। आप लोग ये सोचेंगे कि भाई इतनी बड़ी पार्लियामेंट जो बनाई है उसका क्या फ़ायदा है, 888, तो क्या वो डिलिमिटेशन करने वाले हैं, सीटें बढ़ाने वाले हैं एकदम से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो 2021 में जनगणना होनी थी, सेंसस होना था, अब वो 2026 के आसपास होगा। और ये भी आपको जान लेना चाहिए कि भारत में 1973 में, 1973 में वो आखिरी अमेंडमेंट था जब लोकसभा में सीटें बढ़ाई गई थीं। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बता दूं कि जब भारत की संसद पहली बार, लोकसभा जब थी तो पहली बार उसमें 500 सीटें हुआ करती थीं, यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की। 1973 में उसको अमेंडमेंट करके कानून में बढ़ा के 524 किया गया था। माफ़ कीजिए, 524 से 543 किया गया था 1973 में।
उसके बाद 1976 में एक फ्रीज कर दिया गया था, यानी कि रोक दिया गया था नंबर बढ़ाने की प्रक्रिया को 25 साल के लिए। और उसके बाद सन 2001 में फिर से पार्लियामेंट ने फ्रीज कर दिया था। 2001 में कौन थे प्रधानमंत्री? जी, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में, कि आने वाले 25 साल अब हम संख्या नहीं बढ़ाएंगे, ये पार्लियामेंट में फ्रीज किया हुआ है खुद भाजपा की सरकार ने। यानी अब जो संख्या बढ़ेगा सांसदों का वो 2026 में आएगा, जिसके लिए एक कमीशन बिठाया जाता है जो डिलिमिटेशन और इत्यादि की बातें करता है। वो सब चल रहा है। इसमें यह भी याद रखिए कि संख्या किस राज्य की कितनी होती है उसके हिसाब से सीटें बन रही हैं, लेकिन ये भी याद रहे कि कई राज्य जो अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर पाए हैं तो उनके साथ गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार ने अपनी जनसंख्या एकदम पलंग तोड़ बढ़ा ली हो तो इसकी सीटें ज़्यादा हो जाएंगी, और केरल और कर्नाटका ने, अगर मान लीजिए कि राजस्थान ने, किसी ने भी अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया हो तो उसकी भरपाई नुकसान करना पड़े, ऐसा नहीं होगा। तो ये बड़ा एक अजीब सा एक तरीका होता है डिलिमिटेशन करने का। पर हाँ, डिलिमिटेशन इस तरीके से ज़रूर करती है भारतीय जनता पार्टी, जैसे गुजरात में किया था, कि अल्पसंख्यकों के वोट जो हैं वो ज़्यादा मायने ना रखें। और ये राजनीति ये लोग करते आए हैं और आगे भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बात चलेगी 2026 के लिए। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि सांप्रदायिकता से क्या भारतीय जनता पार्टी को कभी फायदा हुआ है? तो आप कहेंगे कि देखिए गुजरात का 2002 का उदाहरण है, और उसके बाद देखिए मोदी जी को कितना फायदा हुआ कि 2014 तक वो मुख्यमंत्री बने रहे। कितना फायदा हुआ उस सांप्रदायिकता का। लेकिन यहाँ पे बात हम किसी एक राज्य की नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम देश की बात कर रहे हैं। और मैं इस बात को इसलिए अंडरलाइन करके आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उसी 2002 के सांप्रदायिक दंगे, जो कोई माने चाहे ना माने, ने मोदी को तो बहुत तूल दे दिया। और उसके बाद 2014 तक, जब तक वो व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन गया तब तक वो गुजरात का मुख्यमंत्री था। ठीक, लेकिन यहां पे आप लोग ये चीज को जरा गौर फरमाइएगा कि 2002 के सांप्रदायिक दंगों की जो हालत थी, जो नहीं होनी चाहिए थी, उसका खामियाजा किसने उठाया? भारतीय जनता पार्टी ने। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, 2002 में नरेंद्र मोदी को कोई जानता नहीं था, वो सिर्फ एक महासचिव हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी का, और उसको वहाँ केशुभाई पटेल को हटा के 2001 में ज़बरदस्ती बिठाया गया विद अ गेम प्लान। वो गेम प्लान किसका था? आज आप चारों तरफ देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नौसिखिए बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, छोटे बड़े। पुराने वालों की, शिवराज सिंह चौहान जी या योगी आदित्यनाथ जी जैसों की बात नहीं कर रहे, तो पुराने फन्ने कहाँ हैं। लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि हेमंत बिस्वा शर्मा एक जगह बैठा हुआ है, गुजरात में भूपेंद्र पटेल है ना, तो इस टाइप के जो लोग होते हैं, इसी तरीके से उस समय नरेंद्र मोदी हुआ करता था, जो ज़्यादा नोन नहीं था, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर नहीं था। तो इंपॉर्टेंट फिगर उस समय हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि एक दोगली नीति चलाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी मुसलमानों के साथ होंगे, कश्मीरियत की बात करेंगे, दुनिया भर की बात करेंगे, और एक लाल कृष्ण आडवाणी उन्होंने छोड़ रखा था, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुंडई ऐसे करवाता था कि लोग परेशान होते थे। ये सब समझ ही नहीं है। तो ये उनका एक डबल गेम था कि अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छी छवि दिखाएंगे अपनी, और लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो देश की ऐसी तैसी करेंगे। ये बात मैंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को कही भी थी जब मैं उनसे मुलाकात दिल्ली में कुछ साल पहले की थी उनके घर पर। क्या इस समय नरेंद्र मोदी गेम प्लान खेल रहा है। और मैं आप लोगों को ये बात अंडरलाइन करके एश्योर कर सकता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चाहते कि देश में सांप्रदायिक दंगे हो, नहीं चाहते। जानते हैं क्यों? किसी राज्य, किसी मोहल्ले, किसी जिले की बात की जाए तो हो सकता है, या किसी एरिया की बात की जाए तो हिंदू मुसलमान बात करने से सीटें पोलराइज हो जाती हैं, वोट पोलराइज हो जाते हैं। लेकिन पूरे देश में ऐसा नहीं होता। इसका जीता जागता उदाहरण खुद भाजपा है। 2002 को लेकर के आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन 2004 में, 2002 के बाद 2004 में जब कोई टक्कर में नहीं था, विकास की झूठी गाथाएं गढ़ी जाती थीं और देश शाइनिंग इंडिया था, जाने क्या था, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को इसी भारत ने ऐसा उठा करके बाहर फेंका कि उसके बाद अटल जी सिर्फ लोटे में नजर आए। आडवाणी जी तो अब दिखते ही नहीं है, मुरली मनोहर जैसे तो गायब हो गए। क्योंकि देश ने 2002 के सांप्रदायिक गुजरात दंगों को एक्सेप्ट नहीं किया था। हो सकता है कि किसी कुछ पॉकेट्स में किया हो, लेकिन ओवरऑल नहीं किया था। इसलिए जब मैं आडवाणी जी से मिला था, मैंने पूछा था कि भाई साहब आप 2004 क्यों हारे थे, तो जवाब नहीं था। हकीकत यह थी कि देश ने सांप्रदायिकता भारतीय जनता पार्टी की रिजेक्ट कर दी थी कि इस लेवल पे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी वाली सीट पे बैठे हैं। मान के चलिए जितना ज़्यादा सांप्रदायिकता होगी उतना उनको ही नुकसान है। याद है ना, वो अमेरिका जाके बोलते थे कि कुछ ऐसे गौ रक्षक हैं जिन्होंने धंधा बना रखा है,
खुद जाकर के सऊदी से लेकर के यूएई में मस्जिद घूमते हैं, ये इंदौर में भी जाकर के मस्जिदों में बैठते हैं। आरएसएस वाले सूफी गाने गवाएंगे मज़ारों पे, मंदिरों पे, मस्जिदों पे, ये सब सुनते ही आए हम लोग, है ना। तो जहाँ एक तरफ वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुसलमानों को साथ लिया जाए, क्योंकि सांप्रदायिकता से उन्हें नुकसान है, वहीं जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि कुछ बेवकूफ़ जो हैं अभी भी उनके नहीं समझ पा रहे हैं कि मोदी जी चाहते क्या है। लेकिन इसमें ये बात याद रखिए कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के डेवलपमेंट को एक्चुअली कुछ था ही नहीं, बकवास थी, इसलिए वो नहीं चला था। तो अब ये हो गए 10 साल, नरेंद्र मोदी के डेवलपमेंट की कहानियां सबने देख ली कि बिल्कुल गर्क में ला करके देश को खड़ा कर दिया। बेकार की बात है, फालतू प्रोपेगेंडा, एक ढेले का काम नहीं किया, दुनिया भर का पैसा व्यय किया, व्यर्थ किया, कर्ज पे और डाल दिया देश को। तो इस समय कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो अभी हाल में हम लोग उदाहरण देखते ही आ रहे हैं कि इस तरीके से सांप्रदायिकता करके शायद 24 के लिए प्लान कर रही है, तो ये आप गलतफहमी दूर कर दीजिए। मोदी जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी फटती है अगर सांप्रदायिकता कहीं हो जाए, क्योंकि उन्हें उसका नुकसान, देशव्यापी नुकसान पता है। अटल बिहारी वाजपेयी इस चीज़ के उदाहरण रह चुके हैं। ठीक है, तो ना डिलिमिटेशन होने वाला है, ना संसद के अंदर अभी संख्या बढ़ने वाली है 2026 तक, इसलिए वो भूल जाइए। सांप्रदायिकता जितना ये इनके चुटपुंजिए करेंगे, उतना ये उन राज्यों में लोकसभा और विधानसभाओं को हारेंगे। जो भी स्मार्ट भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान हुए, स्मार्ट है ना, योगी आदित्यनाथ हुए, स्मार्ट हैं, ज्ञानवापी पे कुछ भी बोलते हैं, लेकिन अपने राज्य में सांप्रदायिकता को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने दे रहे ना। लुलू मॉल में जब वो पहुंच गए थे, है ना, सारे भगवाधारी, तो कैसे ऑर्डर दिया था कि लठ मारनी पड़े तो भी भगाओ। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये कुछ मिसक्रिएंट्स हैं जो अभी भी इस तरीके से गंद फैला रहे हैं। लेकिन ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी ना तो देश का विकास कर पाई, ना देश के अंदर कोई पॉलिसी ला पाई, और इस समय जो आखिरी उनका कोशिश होता है वो सांप्रदायिकता नहीं होता है, वो है ऑफिसरों को मैनेज करना ताकि किसी तरीके से चुनाव जीते जाए, बस उतना ही है। सांप्रदायिकता से डरते हैं नरेंद्र मोदी, ये आप लिख लीजिए। और हाँ, अंत में किसी से डरिए मत। अगर कोई सांप्रदायिकता करता है, कानून आपके पास स्व बचाव के लिए है, मुझे आवश्यकता नहीं बताने की। एनीवेज, भविष्य बहुत स्वर्णिम है विदाउट बीजेपी। ऑल द बेस्ट।